हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सच्चे मंत्रा में। मैं हूँ एपी सिंह। दोस्तों मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था। फिजिक्स में हमारा अब नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। नए चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारा ऊष्मा व ऊष्मागतिकी। इसमें दोस्तों हम ऊष्मा व टेम्परेचर ताप के बारे में जानकर पढ़ेंगे और तो उसके बारे में अन्य चीज़ देखेंगे। देखते हैं दोस्तों पॉइंट आउट करके। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ऊष्मा क्या होती है। पहला पॉइंट है कि हमारा ऊष्मा क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बस ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में इसको दोस्तों हीट कहा जाता है, HEAT। उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। उसमें क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका अधिक तापमान वाले से कम तापमान की तरफ, जिसका तापांतर होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है। ठीक दोस्तों, तापांतर होने में, दो वस्तु में तापांतर होने पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है दोस्तों। अगली चीज आती है दोस्तों ताप के बारे में आप जानते हैं। तापमापी को नापने के लिए विभिन्न प्रकार के जो पैमाने होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, डायरेक्टली हम यही चीज पढ़ते हैं। क्योंकि जो मेन पॉइंट हैं वो पढ़ेंगे हम। क्योंकि फालतू की जैसे होती हैं जो बेकार की चीज़ होती हैं, बेकार नहीं होती हैं, वो होती तो कॉन्सेप्ट वाली हैं, लेकिन वो आप जब जानते हैं तो उनके बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम बता रहे थे आपको क्या, तापमापी व ताप के विभिन्न पैमानों में संबंध। C-0/100-0। ठीक है दोस्तों, सेल्सियस तापमान वाला ही। उसका अगला वाला है हमारा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के बाद हमारा आता है, पहले फ़ारेनहाइट को देखते हैं, फ़ारेनहाइट वाला। और उसका अगला है हमारा K -273/373-273। आर से हमारा र्यूमर नाम का होता है पैमाना एक, उसका भी होता है R-0 80-0। और ये फ़ारेनहाइट वाला होता है दोस्तों, फ़ारेनहाइट का होता है F-32 212-32। ये आपस में संबंध होता है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना और र्यूमर पैमाना। ठीक है दोस्तों, अगली चीज हम आते हैं ऊष्मा के तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। दोस्तों जब किसी लोहे की छड़ को, ठोस लोहे की छड़ को, जब लोहा तो ठोस ही होता है दोस्तों, तो लोहे की छड़ को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें हुई जो वृद्धि होती है, उसके जो लंबाई में वृद्धि होती है, वो उसके तापांतर तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों। अर्थात हमारी उसकी जो लंबाई में वृद्धि हुई डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल प्रारंभिक लंबाई L और तापांतर डेल्टा T। तो यहाँ पे हम जानते हैं जब इसकी चिन्ह हटाएंगे तो एक वो अनुक्रमणिक नेतांक आता है, हमारा अनुक्रमणिक नेतांक यहाँ पे ये क्या नाम है, अल्फा, जहाँ इसको रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं दोस्तों, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक होता है दोस्तों हमारा रेखीय प्रसार गुणांक का डिग्री सेल्सियस, मात्रक डिग्री सेल्सियस। जो नहीं दोस्तों डिग्री सेल्सियस, जो डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री केल्विन भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से दोस्तों जैसे ये रेखीय प्रसार गुणांक होता है, उसी प्रकार से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। ऐसे भी इस वाले में कंडीशन में बनती है तो बीटा बराबर हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर डेल्टा A/A इंटू डेल्टा T। इसको स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया ज़्यादा बेटर है। और आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक गामा दोस्तों हमारा ये गामा बराबर डेल्टा B/V डेल्टा T। V हमारा आयतन से रिप्रेजेंट है, क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रफल, ये हमारे क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर L हमारी लंबाई को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी कारण रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा बीटा गामा में दोस्तों संबंध होता है 1:2:3। कई बार ये चीज़ पूछी जाता है, इसको इस पर आधारित कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ये तो बात सही दोस्तों हमारा ठोस के जो हमने अभी बात की थी वो ठोस के प्रसार की बात थी। अब देखते हैं दोस्तों द्रव का उसमें प्रसार कैसे होता है। द्रव का उसमें प्रसार दोस्तों दो प्रकार का होता है, उन दोनों के बारे में हम जानकारी करेंगे। एक तो होता है वास्तविक प्रसार, द्रव का वास्तविक प्रसार। वास्तविक प्रसार गुणांक एक आवासीय होता है दोस्तों, एक वास्तविक होता है। आवासीय मतलब जो वैसे कंडीशन मतलब कि हमको लगता है ऐसा लेकिन रियल में ना हो, और वास्तविक मतलब जो रियल में प्रसार होता है, चाहे लगे चाहे हमको दिखाई दे, बेशक ये हमको दिखाई ना दे बट रियल में ऐसा ही हो तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रसार गुणांक। इसी के आधार पर जैसे हमने वो आयतन प्रसार गुणांक निकाला था, इसी के आधार पर इनका गुणांक होता है लैम्डा। वास्तविक को हम इंग्लिश में रियल कहते हैं, इसीलिए आर लगा देंगे नीचे। लैम्डा आर बराबर होता है हमारा दोस्तों प्रारंभ उसमें जैसे उसमें था, मतलब कि कहने मतलब जो वास्तविक प्रसार गुणांक में हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में था, तो उसी टाइप से यहाँ पर कंडीशन आएगी। यहाँ पर आएगा प्रारंभ में जो होता है क्या आयतन में वास्तविक वृद्धि अपॉन प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। आयतन में वास्तविक वृद्धि अपॉन प्रारंभिक आयतन दोस्तों वास्तविक वृद्धि हमने डेल्टा बी से डिफाइन किया, प्रारंभिक आयतन हमारा वी हुआ इंटू ताप में वृद्धि। हमने इसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया तो हमारा फॉर्मूला आता है लैम्डा बराबर ये। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों द्रव का आवासीय गुणांक, द्रव का आवासीय प्रसार गुणांक होता है आवासीय प्रसार गुणांक। ठीक है, इसको लैम्डा, क्योंकि दोस्तों ये इमेजिनेशन होती है आवासीय को, तो उसी के आधार पर दोस्तों उसको लैम्डा ए के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बराबर आयतन में आवासीय वृद्धि डेल्टा वी अपॉन बाकी चीज दोस्तों सेम टू सेम है वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे आती है कि किसी द्रव का वास्तविक द्रव्यमान आयतन प्रसार गुणांक उसके आवासीय प्रसार गुणांक तथा बर्तन के पदार्थ के आयतन प्रसार गुणांक के योग के बराबर होता है। अर्थात डेल्टा आर बराबर होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर डेल्टा जो डेल्टा गामा आर, ये बराबर होगा गामा ए प्लस गामा जी। जी हमारा बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक है दोस्तों। अगली चीज आती है दोस्तों हमारी, जब हमने ठोस का पढ़ लिया, द्रव का पढ़ लिया, अब गैस का तापीय प्रसार होता है दोस्तों, उसके लिए एक फॉर्मूला है। और एक चीज है दोस्तों, जो गैस होती है उसका तापीय प्रसार बहुत तेजी से होता है, तो गैस का तापीय प्रसार, इसके लिए क्या फॉर्मूला दोस्तों वो देखते हैं, देखिए आइए। V बराबर डेल्टा वी, या फिर इसको हम V0 कह सकते हैं। क्या कह सकते दोस्तों, V0। और यहाँ पर चेंज मान क्यों हुआ है उनके बाद मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये देखिए V बराबर V0 1 प्लस कुछ जगह एक जगह पे लैम्डा भी आता है, बट मोस्टली यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और फॉर्मूले में थोड़ा सा एक चीज़ गलत हो गई, यहाँ पे कुछ जगह लैम्डा आता है लेकिन लैम्डा बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है, इसीलिए हम इसको गामा लिखते हैं।
ठीक है, गामा आर और टी। जहाँ पर वी हमारा V0 हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का आयतन, V हमारा T डिग्री सेल्सियस तापमान पर या T डिग्री केल्विन तापमान पर द्रव का आयतन, लैम्डा हमारा तो गैस का तापीय गुणांक। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों दाब के रूप में भी एक सूत्र होता है, P बराबर P0 1 प्लस गामा आर टी। जो चीज़ यहाँ पर हमारा आयतन डिपेंड कर रहा है वही हमारा यहाँ दाब डिपेंड कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली चीज हमारी आती है विशिष्ट ऊष्मा। कोई पदार्थ है दोस्तों, उसको ऊष्मा दी जाए या किसी पदार्थ को ली गई ऊष्मा, उसमें उस पदार्थ के द्रव्यमान तथा तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात Q इज प्रोपोर्शनल दोस्तों M डेल्टा T। तापांतर, इस पर तापमान वृद्धि कह सकते हैं दोस्तों आप एक टाइप से, तो वो साइन हटाएंगे दोस्तों तो Q बराबर आता है हमारा CM डेल्टा T। यहाँ पर जो C है हमारा विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों, क्या है ये? विशिष्ट ऊष्मा। इसका वैसे दोस्तों मात्रक होता है हमारा, यहाँ से निकाला जाए तो कैलोरी अपॉन किलोग्राम इंटू सेकेंड। सेकेंड इनवर्स क्या है? कैलोरी किग्रा इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इस सी का मान यहाँ से निकाला जाए। और दोस्तों इसकी विमा होगी हमारी यहाँ पर M0L1 M0L2 T-2 K-1, M0L2 T-2 K-1, यहाँ के हमारा ताप पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों। अगली चीज आती है दोस्तों ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की जरूरत होती है उस पदार्थ का ऊष्माधारिता कहते हैं। इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और इसका सूत्र होता है MC, जहाँ हमारी ये C है ये विशिष्ट ऊष्मा है, M द्रव्यमान है वस्तु का। वो तो मैंने 1 ग्राम में बोला हुए थे, आप कह सकते हैं किसी पदार्थ के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में किया गया प्राप्त चाहिए जो ऊष्मा की जरूरत होती है उसको हम उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। अगली चीज आती है दोस्तों कैलोरीमिति का सिद्धांत। कैलोरीमिति का सिद्धांत जब दो भिन्न तापमान की वस्तुओं को मिलाया जाता है आपस में, जो दो भिन्न तापमान की, तो उसमें उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की तरफ ताप का स्थानांतरण होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान बराबर ना हो जाए। अर्थात इस बात से एक चीज समझ में आती है कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा होती है। ये दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई, क्योंकि इसमें क्या क्या लास्ट में कह रहा है कि जब तक कि उन दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, तो हमारी दी गई ऊष्मा को दोस्तों कितनी है? M1 माना पहले पदार्थ का, S1 और T2 माइनस T हमारा साम्य ताप है कोई, जिससे यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है दोस्तों, बराबर ली गई ऊष्मा M2 S2, दूसरे पदार्थ ने कितनी ऊष्मा ली और उसकी ये हमारी विशिष्ट ऊष्मा है दोस्तों S2 का मतलब, और T माइनस T1। ये कैलोरीमिति का सिद्धांत है दोस्तों।
अब देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने को जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है, उस ऊष्मा को दोस्तों हम उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, एक तो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, एक हमारी वो क्या नाम है गलने की, और एक वाष्पन की। जब ठोस, अब देखते हैं गलने की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। गलन की गुप्त ऊष्मा दोस्तों, किसी ठोस पदार्थ को जब गलाया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जब मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हुआ, या 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, ठोस पदार्थ को हम गला रहे हैं अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, बर्फ़ इसमें गलने लगती है। वैसे गलने तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लगती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है, वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होता है दोस्तों। तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस ही माना। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दोस्तों बर्फ जल में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है दोस्तों? जल में कन्वर्ट हो रही है, इसी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बर्फ का जो जल में कन्वर्ट हो रही है, तो ये उसकी बर्फ ठोस है, जल हमारा क्या है, क्या दोस्तों, द्रव। तो गलन की गुप्त ऊष्मा, इसमें बर्फ को जल से कन्वर्ट होने में जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, वो होती है दोस्तों हमारी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ये गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। उसी प्रकार से दोस्तों, जब हमारा जल वाष्प में बदलता है तो उसको हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस गुप्त ऊष्मा का मान हमारा होता है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम दोस्तों। जी कौन सी कंडीशन है? जब हमारा जल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है, उबलते हुए जब वाष्प में कन्वर्ट होता है दोस्तों, उस कंडीशन में ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा काम आती है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जब किसी पदार्थ में ऊष्मा को कार्य को ऊष्मा में बदला जाता है, एक तरह से चेंज किया जाता है, तो किए गए कार्य और जो ऊष्मा होता है, इन दोनों का अनुपात हमेशा नियत रहता है, जिससे हम ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं दोस्तों। इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, जिसको J से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने कार्य को W से रिप्रेजेंट किया और ऊष्मा को Q से रिप्रेजेंट किया, तो हमारा फॉर्मूला बना J बराबर W/Q दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रा हम क्या समझे, क्योंकि हमारा कार्य का मात्रा जूल होता है, और ये Q है, Q का मात्रा कैलोरी होती है, ऊष्मा है, तो इसका मात्रा हुआ जूल बाई कैलोरी दोस्तों। ठीक है, और इसका मान होता है दोस्तों 4.18 जूल प्रति कैलोरी। 4.18 जूल प्रति कैलोरी, ये किसका मान है दोस्तों? जो इसका मात्रक है उसका मान। अगला पॉइंट है दोस्तों ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। ठीक है दोस्तों,
इस नियम के अनुसार दो अलग अलग ताप वाली वस्तुएं अगर तीसरी वाली ताप वाली वस्तु के परस्पर साम्य में हैं तो वो दोनों वस्तुएं भी आपस में परस्पर साम्य अवस्था में होंगी। कहने का मतलब दोस्तों, अगर राम मान लीजिए श्याम के बराबर लंबा है और श्याम कान्हा के बराबर लंबा है तो यहाँ पर कान्हा और राम की लंबाई बराबर हो जाएगी दोस्तों। यही नियम क्या कहता है, फिजिक्स की भाषा में ऊष्मागतिकी के शून्य के नियम कहता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा ऊष्मागतिकी निकाय। दोस्तों इसमें वह निकाय जिसमें तापमान तथा आयतन, बस किसी वस्तु के ऊपर लगा दाब, गैस के ऊपर या फिर किसी भी हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ हो, उसका आयतन व दाब तीनों आए उसको निकाय को ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऊष्मागतिकी निकाय का जो अवस्था समीकरण होता है दोस्तों, उसके लिए एक फॉर्मूला है ऊष्मागतिकी निकाय का अवस्था समीकरण। क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। PV बराबर nRT, इसको म्यू भी कह सकते हैं दोस्तों। कुछ जगह एन भी यूज होता है, कुछ जगह म्यू भी होता है, जो यहाँ पे हम म्यू लगाते हैं, म्यू RT। P दाब, V आयतन दोस्तों यहाँ पे है, और T हमारा टेम्परेचर है, R नियतांक है, और ये म्यू है मोलों की संख्या है। यहाँ पे n भी लगाते हैं, वो भी मोलों की संख्या कहलाती है दोस्तों। अगली चीज़ दोस्तों हम देखते हैं, पहले इसको एक बार रब कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगली चीज हमारी ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य है। ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा कृत कार्य। ये दोस्तों कार्य होता है हमारा W बराबर डेल्टा V इंटू P, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में P इंटू V2 माइनस V1, अर्थात V1 आयतन को V2 आयतन में चेंज करते हैं हमें। हमारा जो V1 आयतन है, गैस के आयतन के V1 से V2 तक परिवर्तन के समय किया गया जो कार्य होगा हमारा, वो होगा W बराबर P इंटू V2 माइनस V1 दोस्तों। ठीक है, अगली चीज आती है दोस्तों हमारी इसमें ऊष्मागतिकी के निकाय की आंतरिक ऊर्जा। क्या दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी पड़ेगी फिर, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है दोस्तों।